हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। सब ऑडिटर पोस्ट में 15% वेटेज लेता है इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स का आपका 35% वेटेज है। ऑडिट का आपका 35% वेटेज है। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का 15% वेटेज है। आई होप आप सभी ने अकाउंट के सारे जो क्वेश्चंस मैंने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया था लास्ट सेशन में, उसको आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर आपने लास्ट अकाउंट के 100 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो जरूर उस 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत ज्यादा अकाउंट्स को समझाने में और अकाउंट्स को समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो सारे के सारे पेपर में आते हैं। आज की क्लास हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक, इकोनॉमिक्स और सिलेबस को जो सामने का टू हेड है, इकोनॉमिक्स क्या और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या, उसके साथ डिमांड, इनके क्वेश्चंस 50 मैंने सेट किया हुआ है। आओ 50 क्वेश्चंस चेक करें। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बेस देता हूँ फिर से आज की क्लास में कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स आपके बहुत ही पुराने सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। बहुत डिटेल और लेक्चर वाइज नहीं दे सकता मैं आपको, एमसीक्यू के प्रोस्पेक्ट से और जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कराने के लिए मैं जल्दी जल्दी कवर कराता हूँ। इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है एक। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि, माइक्रो मतलब एक। समष्टि अर्थशास्त्र जब सबके बारे में डिस्कशन करोगे तो उसको समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के बारे में डिस्कशन करना, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, किसी एक के बारे में विश्लेषण करना, एनालाइज करना, उसको माइक्रो में रखा गया है, समष्टि में। और सबके बारे में, पूरे देश के बारे में, बेरोजगारी और वही अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाना, जीडीपी बढ़ जाना, नेशनल इनकम, पूरे देश का इनकम, ये किस में रखा गया तुम्हारा सेमेस्ट्री मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपका इनकम, मेरा इनकम, हमारे इनकम को जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो किस में आ जाएगा तुम्हारा माइक्रो में। वही हम पूरे देश का इनकम के बारे में निकालेंगे, होल नेशन के इनकम निकालेंगे तो किस में आ जाएगा मैक्रो सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र में। तो ये उसी का डिटेल दिया हुआ, मैं पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से इसका डिटेल सारा पढ़ सकते हैं। आओ इनके बेस पर हम क्वेश्चन डिस्कशन करें। हाँ। देखिए, जो क्वेश्चंस आपके मैंने बनाया है, इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको कोशिश करूंगा समझाने का। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का लेक्चर दे दूंगा तो फिर वो एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं होगा। एमसीक्यू के साथ साथ आपको बहुत सारे रूल्स हम प्रैक्टिस कराते जाएंगे। यस सर। नंबर वन क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स सेक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन करता है। पुराने जमाने में सबसे पहले जो इकोनॉमिस्ट होते थे सिर्फ बोलते थे मनी के बारे में। फिर इकोनॉमिस्ट आया, वो बोले कि नहीं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। फिर धीरे धीरे अपडेट होने लगा। फिर जो लेटेस्ट इकोनॉमिक्स हो गया है वो बोलते हैं कि देखो, आपके पास मनी, पैसे हैं कम, और उसको आपको सेलेक्ट करके खर्च करना है, बड़ी मुश्किलों से चयन करना है कि कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूं। तो लेटेस्ट टाइम में, आधुनिक जमाने में, आधुनिक युग में, इकोनॉमिक्स कहता है स्कैरसिटी एंड चॉइस, दुर्लभ व चयन। मनी जो होता है, पैसा होता है जो बड़ी मुश्किलों से मिलता है, स्कैर्स, इसी को बोलते हैं स्कैरसिटी, दुर्लभ, और उसको आपको क्या करना है, चयन करके खर्च करना है। पुराने जमाने में केवल धन का था, फिर व्यवहार का आने लगा, फिर उत्पादक का आने लगा, लेकिन इन सब का कंक्लूजन और लेटेस्टली इकोनॉमिक्स को बोला गया है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दुर्लभता का संसाधन, और चॉइस का प्रॉब्लम। ये चॉइस, अगर ये दो ऑप्शन दिखता है तब आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। वहीं अगर इकोनॉमिक्स के डेफिन ये वाले क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस ना दिए हों, और बहुत पुराने जमाने में, प्राचीन काल में ट्रेडिशनली पूछेगा तो केवल धन का ज्ञान बोला जाता था इकोनॉमिक्स को। ठीक है। तो बट यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, स्कैरसिटी एंड चॉइस। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, किसने इकोनॉमिक्स बनाया। सभी ने पढ़ा हुआ होगा और हम सबको याद आ जाएगा कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एल्फ्रेड मार्शल। ये तो बाद में आए थे, सबसे पहले कौन थे, एडम स्मिथ। मैं भी जब इकोनॉमिक्स पढ़ा था मुझे भी सबसे पहले यही नाम सुनने मिला था, इकोनॉमिक्स किसने बनाया, इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। इसी ने बोला था धन का ज्ञान है, वेल्थ ऑफ नॉलेज। बट उसको धीरे धीरे अपडेट करके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था मेरा, चॉइस एंड दुर्लभ, वो बाद में आया, लेकिन शुरुआत इकोनॉमिक्स जिसने बनाया उसका नाम है एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स डील विद द, सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ गया, यस सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर डील करता है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब एक का, माइक्रो किस पर डील करता है, होल इकोनॉमी, सबका। नहीं, ये तो मैक्रो है सर, सबका तो मैक्रो हो गया। इंडिविजुअल यूनिट, एक का, हाँ, इंडिविजुअल एक का, माइक्रो, MIC, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक का डिस्कशन करता है, यस सर। नेशनल इनकम, नेशनल किसका, पूरे देश का नेशनल होता है, पूरे देश का, ये भी नहीं हो सकता।
एंड इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ये भी पूरे देश का होता है। तो आपको माइक्रो जैसे सुनाई देगा वेस्टी, तो एक के बारे में पता करना है, एक के बारे में ये नहीं हो सकता सर, ये तो होल है, ये भी नेशन है, ये भी नेशन है, ये बनता है तुम्हारा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक का। माइक्रो किसका डिस्कशन करता है सर? एक का डिस्कशन करता है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? मैक्रो समष्टि मतलब सबका। इंडिविजुअल नो सर। फर्म, फर्म एक होता है, फर्म ये भी नहीं। एग्रीगेट इकोनॉमी समग्र अर्थशास्त्र, समग्र अर्थशास्त्र सभी के बारे में जब डिस्कशन होगा तो समष्टि और किसमें आ जाएगा तुम्हारा? मैक्रो में आएगा। नेक्स्ट, विच इज अ लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की सीमाएं क्या है? इकोनॉमिक्स की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है? एग्जैक्ट साइंस, बेस्ड ऑन अजम्पशन, मान्यताओं पर आधारित है, यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौमिक नियम है, और प्रिडिक्ट परफेक्टली, पूर्ण भविष्यवाणी है। तो माइक ये जो इकोनॉमिक्स की सीमाएं बोलते हैं ना, जब भी लिमिटेशन के बारे में बात करेगा, तो जो इकोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन इसलिए लग जाता है, इसमें मानना पड़ता है। मानना पड़ता है मतलब मान्यताएं, अजम्पशंस होती हैं। जब भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा 11th में 12th में, तो हर एक लॉ के बारे में आपको मान्यताएं पढ़ने पड़ते हैं। एजम्पशन, एज्यूम कर लो। जैसे मैं आपको छोटा सा याद दिलाता हूँ, डिमांड के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, ये एक लॉ होता है। ये लॉ पढ़ने के बाद आपको याद करो, वहां पर अजम्पशन लिखा जाता था कि ये अजम्पशन कुछ कुछ जगहों पर नहीं लगेगा। जैसे आपका इनकम बढ़ गया तो ये अजम्पशन नहीं लगेगा। गिवन गुड्स होते हैं, अभी पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, कोई लॉ पढ़ोगे, कोई नियम पढ़ोगे, वो मान्यताओं पर आधारित होता है। मान्यता मतलब अजम्पशन, उसके पीछे कुछ कुछ मान लो, ऐसा ऐसा मानो तब ये नियम लगेगा, नहीं तो नियम नहीं लगेगा। तो इकोनॉमिक्स होता है, एज्यूम करता है किस पर? बेस्ड ऑन assumptions पर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ, पिछला 5 था या कुछ और था? यस सर, 5 था, सही है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ, अब ये नॉर्मेटिव क्या है? हिंदी में बोला जाता है मानक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? नॉर्मेटिव, पॉजिटिव। एक होता है तुम्हारा सकारात्मक और एक होता है मानक। ये दो टाइप का इकोनॉमिक्स क्या होता है, पहले मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ, या एमसीक्यू अपने आप बन जाएगा। देखो, जब आप पास्ट के फैक्ट, फिगर्स, पास्ट में जो हुआ उसके आंकड़ों को, डाटाओं को रिलेट करके एक नया रूल बताते हो, या डाटाओं को यूज करके, डेटास को यूज करके, पुराने आंकड़ों को यूज करके आप जब अपना ओपिनियन देते हो, जब आप अपने आंसर देते हो, जब आप नियम बताते हो जिसमें फैक्ट है, फिगर्स है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये सारा चीज रहेगा, तब उसको बोला जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सकारात्मक, उसको बोला जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वही, आपने कोई फैक्ट नहीं देखा, आपने कोई फिगर नहीं देखा, पुराने आंकड़ा कुछ उठाया नहीं, आप ऐसे बैठकर न्यूज चैनल में डिस्कशन कर रहे हो कि ऐसा ऐसा हमारे देश में होना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ये बंद करना चाहिए, इनको ये चालू करना चाहिए, जो बैठकर न्यूज चैनल बैठकर डिस्कशन करते रहते हैं ना, उसको बोला जाता है नॉर्मेटिव, मानक। मतलब ये लोग सिर्फ ओपिनियन देते हैं। जैसे मैं बता दूं, कोविड, कोविड में आप डिस्कशन करो, कोविड में कितने लोगों की डेथ हुई थी, ये पास्ट रिकॉर्ड है, अभी भी कितने लोग उससे ग्रस्त हैं, आने वाले समय में क्या क्या होगा, ये फैक्ट फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में अगर आप बात करोगे सूचनाओं को यूज करके, तो बनता है पॉजिटिव। लेकिन वही हमारे चैनल, न्यूज चैनल में बैठ के बोलते रहते हैं, काश कि हमारे बाहर चाइना से कोई आया ही नहीं होता, काश कि ऐसा हो जाता। अपना ओपिनियन दे रहे, अपना सलाह दे रहे, अपना ज्ञान दे रहे, उनको लिखा गया है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव, एक नॉर्मेटिव। ये डिस्कशन के बेस पर है। चलो देखो क्या है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ, मानक अर्थशास्त्र किस पर संबंधित है? फैक्ट पर नहीं। वैल्यू एंड ओपिनियन, देखो वैल्यू एंड ओपिनियन, विचार दे रहे हैं, अपना मूल्य दे रहे हैं, अपना विचार दे, बस ऐसे बोल रहे हैं। तो न्यूज चैनल में बैठ कर जितने लोग बताते रहते हैं कि हमारे देश में ये चालू होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, वो जो डिस्कशन है वो किस में आ जाता है? नॉर्मेटिव। कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, कोई फैक्ट नहीं, बस बात करते रहते हैं बैठकर। वो वाला न्यूज चैनल जो रीड कर रहा हूँ उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, जो 3 4 लोग को बैठाकर आपस में लड़ाते रहते हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है भैया फैक्ट है, फिगर है, हम सही सही बात कर रहे हैं। जो आजकल पॉडकास्ट में लेकर बैठे रहते हैं, सारा डिटेल डिटेल लेकर बैठे रहते हैं वो। तो ओपिनियन बेस्ड नहीं, इसमें ओपिनियन नहीं होता, फैक्ट बेस्ड, तथ्य पर आधारित होता है। तो याद रखना सर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अगर देगा सकारात्मक, उसमें तथ्य होता है, डेटा होते हैं। और नॉर्मेटिव देगा तो उसमें कोई फैक्ट नहीं होता, बस अपनी सोच है, वो अपना एक मूल्य दिखा रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूड्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूड, इकोनॉमिक में क्या क्या शामिल है?
स्कोप ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूड क्या क्या है? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दिस। स्कोप इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है? स्कोप में आपका प्रोडक्शन भी आएगा, यस, आपका कंजम्पशन भी आएगा, यस, आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, यस। और मैंने वैसे भी लास्ट क्लास में बताया था, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है सर जिसमें ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होता है, तो एक बार कोशिश करना सारे ऑप्शंस को पढ़ के देखो, क्योंकि ऑल ऑफ दिस अधिकतर वो सारे के सारे आंसर को करेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर स्कोप में क्या क्या आने वाला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल है, ये भी आएगा अर्थशास्त्र में, ये भी आएगा अर्थशास्त्र में, ये भी आएगा, सारे के सारे आएंगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है? प्योर साइंस है, प्योर साइंस, सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस है, और नन ऑफ दिस। देखो बेटा, इकोनॉमिक्स जो होता है ना, अर्थशास्त्र हो जाए, सामाजिक विज्ञान बोला गया है, वो हम समाज पर लगाया जाता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जो प्रकृति है, इकोनॉमिक्स का जो नेचर है, वो प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस मतलब जो साइंस के स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये सामाजिक साइंस है इकोनॉमिक्स। एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा, एक प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर हो गया, हमारे देश का क्या है, तो समाज से जुड़ा हुआ है, ये समाज से। तो इकोनॉमिक्स जो होता है सोशल साइंस में आता है। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या बोला जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? प्राइस की थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी, इनकम इनकम थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी। ना तो ये तो सिंपल थ्योरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज्यादातर इसी नाम से पहचाना जाता है। तो जितने सारे लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें प्राइस ही निकालना सीखते हैं। जब आप धीरे से पढ़ोगे डिमांड, फिर आप पढ़ोगे सप्लाई, फिर आप पढ़ोगे मार्केट, इन सब के फोर्सेस को लगाकर, इन शक्तियों को लगाकर आपको प्राइस निकालना पड़ता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसको क्या बोला जाता है? प्राइस की थ्योरी को ही माइक्रो बोला जाता है। प्राइस की थ्योरी, जो प्राइस निकालते हैं वो माइक्रो के अंदर ही आता है, तो उसका मेन नाम रखा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या नाम से जाना जाता है? और समष्टि अर्थशास्त्र को क्या नाम से जाना था? प्राइस नहीं, ये तो माइक्रो था। इनकम थ्योरी, देखो इनकम, इनकम थ्योरी किसके बारे में होता है मालूम? नेशन, नेशन, पूरे देश के बारे में। देखो माइक्रो का नाम आएगा, इसको और क्या नाम से जाना जाता है? तो एक का कीमत, प्राइस। मैक्रो बोलेगा सेमेस्टर अर्थशास्त्र, तो क्या बोलना है? पूरे देश का इनकम। तो यहाँ पर इनकम, इनकम थ्योरी आएगा, सिद्धांत के ऊपर ये टॉपिक बना हुआ है। तो इसका दो दो नाम है, माइक्रो को प्राइस थ्योरी बोला जाता है और सेमेस्ट्री को इनकम थ्योरी बोला जाता है। नेक्स्ट, हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ? किसने बताया कि साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थ, ये धन का ज्ञान है, अर्थशास्त्र को धन का विकास माना जाता है। तो अभी अभी मैं बता रहा था, जो सबसे पहले आए थे एडम स्मिथ, उन्होंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ धन का ज्ञान है। उसके बाद जो बाकी मार्शल आने लगे, वो ह्यूमन के ऊपर आने लगे, फिर और लेटेस्ट आने लगे, उन लोग चेंज करे। तो जिन्होंने, एडम स्मिथ थे, ये बताते थे कि साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। किसने बताया था? एडम स्मिथ ने बताया था। 14th नंबर, स्कैरसिटी मींस, संसाधनों की दुर्लभता का क्या अर्थ है? स्कैरसिटी पढ़े तो हो, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी क्या होता है सर? स्कैरसिटी का मतलब होता है जब आपके पास जो धन आते हैं, जो आपकी मनी होती है, वो बड़ी मुश्किलों से मिलता है। जो संसाधन होते हैं, जो वेल्थ होते हैं, धन होता है, बड़ी मुश्किलों से मिलता है, उसको बोलते हैं स्कैरसिटी। बड़ी दुर्लभ, बड़ी मुश्किलों से मिला, उसको स्कैरसिटी बोलते हैं। तो देखो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज बोलता है असीमित संसाधन, नहीं पैसा, संसाधन मतलब रिसोर्सेज मतलब पैसा। अनलिमिटेड नहीं भैया, लिमिट है, सबके पास कम है, जिसके पास ज्यादा है उसके लिए भी कम है। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड वांट, ये देखो क्या लिखा है, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन, पैसे कम है, और हमारी आवश्यकताएं, हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है। तो जब आपके पास पैसे होंगे कम और आपकी आवश्यकताएं, आपकी वांट्स बहुत ज्यादा होंगे, उसको क्या बोला जाता है? स्कैरसिटी मींस। मतलब आज जब भी स्कैरसिटी आएगा तो बोलना पैसा कम और मुझे चाहिए बहुत ज्यादा, तभी तो स्कैरसिटी है। और पैसा अगर ज्यादा है और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, या पैसा कम है और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो भी टॉपिक नहीं बनता। ये टॉपिक बनता है कि मनी आपके पास होना चाहिए लिमिटेड में, और आपके वांट्स, आपकी आवश्यकताएं, आपकी इच्छाएं जो होना चाहिए अनलिमिटेड में। अच्छा क्वेश्चन है सर ये। 14th नंबर। 15 नंबर क्या कहता है? देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? अगर आपने याद होगा तो आप 11 में सबसे पहले यही आंसर बहुत अच्छे सीखे थे, केंद्रीय समस्या क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है? 3 प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कुछ याद आ रहा है? क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये इन 3 समस्या है। तो ये 3 समस्या क्यों है हमारे देश में?
क्योंकि पैसा हमारे पास कम है। तो पढ़ो क्या लिखा है, स्कैर्स अभाव, पैसा ही नहीं है तो ये प्रॉब्लम आएगा। अगर हमारे देश में पैसा अनलिमिटेड होता या हम हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होते तो क्या बनाओ, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस कैसे बनाओ, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाओ, ये समस्या आता ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आता है, अभाव के कारण, स्कैरसिटी, संसाधनों का अभाव, इस वजह से प्रॉब्लम आता है। 16 नंबर चेक करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो डिफरेंस इज बेस्ड ऑन, माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में डिफरेंस रखा गया, किसके किसके बीच में, सूक्ष्म और समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो ना, हाँ वेस्टी एंड सेमेस्टी, ये वेस्टी है, वेस्टी एंड सेमेस्टी के बीच में जो डिफरेंस क्यों रखा गया, क्षेत्र को देखकर, ये दूर है ये पास है नहीं, यूनिट ये ज्यादा है ये कम है नहीं, क्षेत्र को भी देखा जाएगा यूनिट को भी देखा जाएगा, एक ये एरिया, सब दोनों को देखकर, यूनिट एक का बनाओ या सब का बनाओ, तो ये जो डिफरेंस बनाया गया है वो स्कोप को भी देखा गया है और यूनिट्स को भी देखा गया है, तो दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ये। नेक्स्ट देखो, अकाउंट्स नहीं है जो बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन करके सॉल्व करके प्रूफ करके दिखा पाऊं। इकोनॉमिक्स से सिंपली 2-3 बार जब इस वीडियो का रिवाइज करोगे तो चीजें आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगी। और इतना भी समय नहीं है सर कि आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा दूं। एक साल का इकोनॉमिक्स 11th का होता है, एक साल का इकोनॉमिक्स 12th का होता है, फिर आपका कॉलेज का एक फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स होता है, तो 3 से 4 साल के जो इकोनॉमिक्स होता है उसको पूरे को समेटना है मुझे, और उसके बाद आपको शॉर्ट में बताना है, तो एकदम इम्पॉसिबल है कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊं। हाँ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसके साथ साथ मैं कोशिश करूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता पाऊँ रूल्स, क्योंकि देखो जब हम पढ़ाते हैं तो उनको बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, तो धीरे धीरे समय होता है, तो आपके पास समय ही नहीं बेटा जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो कुछ चीजें आप सिंपली याद भी रख लेना। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का पार्ट नहीं है, मैक्रो मतलब सब का पार्ट नहीं है, तो एक का पार्ट होगा, क्या है, जीडीपी, ये तो मैक्रो ही है। मैक्रो समष्टि, जीडीपी, जीडीपी मतलब पूरे देश का उत्पादन, इन्फ्लेशन, हाँ महंगाई बढ़ गया पूरे देश का बढ़ गया, इंडिविजुअल, यही है सर आंसर, ये दोनों आंसर नहीं है, ये आपका आंसर है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, मैक्रो में कौन का भाग नहीं है, माइक्रो का भाग नहीं है, मैक्रो का भाग नहीं, मैक्रो मतलब सब का भाग नहीं है, तो एक इंडिविजुअल, ठीक है। क्वेश्चंस को घुमा घुमा के दिया जाता है, चलो वहां से माइक्रो मैक्रो खत्म होता है। अब आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिमांड के बारे में, ये डिमांड के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर क्वेश्चन बनेगा सर। देखो सबसे ज्यादा वैसे भी क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में आएंगे, माइक्रो माइक्रो के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, कौन इसका राइटर था मतलब कौन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स था, वहां से क्वेश्चन बनता है अधिकतर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर आपके बनने वाले किससे, डिमांड से। आप हम बच्चों को ही पता होता है कि जो इकोनॉमिक्स होता है वो डिमांड सप्लाई मार्केट परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, अभी तो बस मैंने 15-16 क्वेश्चन ऐसे बेसिक सा रख लिया था। अब आओ डिमांड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं डिमांड का रूल क्या होता है, डिमांड बनता कैसे, जरा सोचो डिमांड बनता कैसे। डिमांड को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए बेटा। सबसे पहले चाहिए डिमांड को बनाने के लिए आपके अंदर वांट होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। फिर उस वांट को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, उसको परचेस पावर बोलते हैं। फिर उसके बाद पैसा है लेकिन आपको खर्च करने का हिम्मत होना चाहिए, व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। तो ये 3 अगर आपको मिल जाएगा तब आपका क्या बनेगा, डिमांड बनेगा। सबसे पहले वांट, और दूसरा होता है रिसोर्सेज, एंड डिजायर टू स्पेंड मनी, पैसा खर्च करने का हिम्मत भी होना चाहिए, व्यय करने का तत्परता भी होना चाहिए, तब जाकर तुम्हारा क्या बनेगा, डिमांड बनेगा, ठीक है। अब डिमांड के बारे में क्या रूल पढ़ते हैं, जब प्राइस कम रहेगा तो डिमांड ज्यादा रहेगा, और जब प्राइस ज्यादा रहेगा तो डिमांड क्या रहेगा, कम रहेगा, इसको प्राइस थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोला जाता है। तो डिमांड की थ्योरी बोलती है कि जब भी आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड कम हो जाएगा, और जब आपका प्राइस कम हो जाएगा तब आपका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मांग और पूर्ति के मध्य विपरीत संबंध होता है, अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है सर। अगर हम बात करें प्राइस है आपका और क्वांटिटी, 2, ये 4, और अगर प्राइस में कर देता हूं 10 तो ये हो जाएगा, चलो इसको सिंपल करते हैं, 11th वाले बच्चों जैसे सिखा दूं मैं। अगर प्राइस है मेरा 1 तो क्वांटिटी आ जाएगा 5, और ये प्राइस हो जाएगा 5 तो क्वांटिटी हो जाएगा 1, इनडायरेक्ट रिलेशन, अपोजिट रिलेशन बोला जाता है इसको, ठीक है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, मांग को फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या प्राइस से पड़ता है, टॉपिक ये था। क्या डिमांड बढ़ना और कम होने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ प्राइस है, क्या प्राइस तो ही है जो डिमांड को ऊपर नीचे कर सकता है, तो बोले हाँ मैं ही हूं जो डिमांड को ऊपर नीचे कर सकता हूं।
मैं ही हीरो हूँ। प्राइस बोलता है मैं हीरो हूँ कि मैं डिमांड को बढ़ा भी सकता हूँ, मैं डिमांड को कम कर सकता हूँ। अगर मैं कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, अगर डिमांड मैं बढ़ जाऊंगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम। प्राइस तो मेन है सर, मेन एलिमेंट प्राइस है, लेकिन और भी फैक्टर होते हैं, और भी फैक्टर होते हैं जो डिमांड को डिसाइड करते हैं, डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, डिमांड को निर्धारित करते हैं। तो पहला तो रीजन कौन है सर, प्राइस है। पहला तो रीजन कौन है सर, प्राइस, प्राइस खुद है। प्राइस बोलता है मेरी वजह से ही पढ़ेंगे, मेरी वजह से कम होंगे। दूसरा फैक्टर होता है जो यहां से है ना सर, यहां से, ये जो इस साइड से बने, एक सेकंड, यस सर, ये जो इस साइड के बाद जो दिया ना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, और उधर चले गया नंबर 7, ये लोग होते हैं ना, ये लोग अदर फैक्टर होते हैं। मेन फैक्टर कौन है सर, मेन फैक्टर कौन है, प्राइस। मेन फैक्टर कौन है, प्राइस। प्राइस ही है जो डिमांड को बढ़ाएगा और कम करेगा। अदर फैक्टर कौन है, अदर फैक्टर है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनके वजह से भी प्राइस बढ़ता और कम होता है। बड़े बड़े लेक्चर है सर, एकदम शॉर्ट में नहीं पॉसिबल, बट फिर मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा पाऊँ। इनकम, इनकम आप, पैसा बढ़ेगा, आपका कमाई बढ़ेगा, आपका कमाई कम होगा, प्राइस नहीं, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो भी डिमांड को फर्क पड़ता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मुझे ये बुक चाहिए चाहिए, मुझे सामान खरीदना है तो भी डिमांड को फर्क पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में पैसा, फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला, आज पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा। फ्यूचर में जाकर सोना चांदी महंगा होने वाला है तो आज ही उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है। नंबर ऑफ बायर, बहुत ज्यादा खरीदने वाले आ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका इनकम थोड़ा सा खर्चा होता है तो डिमांड को फर्क नहीं पड़ता, इनकम बहुत ज्यादा खर्चा होता है तो आपको फर्क। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स है सर। खाली ये जो डिमांड है इसको डिसाइड करने के पीछे खाली प्राइस नहीं बैठता, और भी लोग होते हैं जो डिमांड को डिसाइड करते हैं। तो इतने सारे फैक्टर हैं, आपको क्या याद रखना है सुन लो। अभी एमसीक्यू में सब याद होगा, अभी तो बस इंट्रो दे रहा हूँ, एमसीक्यू में सारा याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि प्राइस डिसाइड करता है डिमांड को, यस सर प्राइस डिसाइड करता है। और कोई डिसाइड करता है डिमांड को, यस सर और भी लोग होते हैं, ये लोग अदर फैक्टर है, ये मेन फैक्टर, बस इतना याद रखो, अदर फैक्टर मेन फैक्टर, अदर फैक्टर मेन फैक्टर। फिर पढ़ाते पढ़ाते आपको बताऊं कि कैसे अदर फैक्टर काम करता है और कैसे मेन फैक्टर काम करता है। डन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आता है सेक्शन बी। सिलेबस चेक करोगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिमांड साथ में होगा आपके। इसके बारे में क्या दिया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है। अभी तुम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र क्या है, अब पढ़ रहे व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है। भैया जो तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा उसको अप्लाई भी तो करो, उसको बिजनेस में लगाओ भी तो देखो क्या लिखा है। थ्योरी ओनली, केवल सिद्धांत है। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू द बिजनेस, व्यवसाय में अर्थशास्त्र का अनुप्रयोग करना। इकोनॉमिक्स जब तुम समझ गए कि ऐसा 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 होगा, जो भी तुमने पहले पढ़ा होगा, जब उस इकोनॉमिक्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे, लगाओगे, प्राइस थ्योरी लगाओगे, डिमांड थ्योरी लगाओगे, ये सारा कुछ अप्लाई करोगे, तब वो क्या बन जाता है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र बन जाता है। अप्लाई करना पड़ता है इकोनॉमिक्स को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या उद्देश्य है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्या उद्देश्य है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। इकोनॉमिक्स का तो एक ही उद्देश्य होता है सर, अकाउंट का भी एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। लॉस तो होगा नहीं, चैरिटी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिकतम धन लाभ अधिकतम करना, लागत कॉस्ट को कम से कम करना, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना। सुन लो, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट याद आ रहा होगा अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो। लागत कम, न्यूनतम लागत, अधिकतम लाभ, ये पॉइंट के ऊपर बना है क्वेश्चन। बिजनेस इकोनॉमिस्ट हेल्प इन, व्यवसायिक अर्थशास्त्री किसमें सहायता करते हैं, जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं आपको, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में हेल्प करते हैं। एंटरटेनमेंट में तो नहीं हो सकता, राजनीति में भी नहीं हो सकता। याद रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो आपको निर्णय लेने में, कि भैया क्या प्राइस रखना है, क्या टैक्स आएगा, जीडीपी क्या है, निर्णय लेने में। तो निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, डिसीजन लेने में इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करते हैं। कौन से इकोनॉमिक्स सर, व्यवसायिक बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या नेचर है, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, बोथ, दोनों है सर। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये दोनों के दोनों, इकोनॉमिक्स में जब भी ऑप्शन आएगा तो आपको दोनों देना पड़ेगा। कौन सा सर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नॉर्मेटिव हो, मानक और सकारात्मक, दोनों ही इकोनॉमिक्स को माना गया है।
दोनों का यूज होता है बिजनेस में। स्कोप इंक्लूड क्षेत्र में शामिल है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। स्कोप इंक्लूड क्या बोलना चाहता है ये? डिमांड आएगा, कॉस्ट आएगा, प्राइस आएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स में तीनों आते हैं, तो ऑल ऑफ दिस, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, डिलीट करना। बस स्कोप इंक्लूड क्षेत्र में शामिल है, मतलब पूरा क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स में कौन कौन आता है, तो इकोनॉमिक्स में डिमांड भी आता है, कॉस्ट भी आता है, प्राइसिंग भी आता है, सब आ जाते हैं। नेक्स्ट सर, देखो नेक्स्ट क्या लिखा है। रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्री की भूमिका क्या है? व्यवसायिक अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? फॉरकास्ट, अनुमान लगाने में काम आता है, हाँ हो सकता है। प्लानिंग करने में काम आ सकता है, इकोनॉमिक्स से अनुमान लगाएगा, हाँ प्लानिंग कर रहा होगा, हाँ कर सकता है। डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, हाँ डिसीजन भी लेते हैं ये लोग। तो लास्ट में ऑप्शन दिया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त तो सभी। मैंने पहले भी बताया था कि जब ऑल ऑफ दिस आता है तो एक बार पूरा पढ़ लेना, दो ऑप्शन भी दिख गया तो ऑल ऑफ दिस लगा देना। इकोनॉमिक्स तुम्हारे को कहाँ काम आएगा? डिसीजन लेने में, फॉरकास्ट करने में, प्लानिंग करने में, योजना बनाने में, सब आएगा। मेन क्वेश्चन अभी भी बचा है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब डिमांड के टॉपिक आए। ये तो इकोनॉमिक्स के ऊपर है और टॉपिक है तो डिस्कशन करूँ जरूरी है। सिलेबस में आप चेक करोगे बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, तो उसके क्वेश्चंस है तुम्हारे पास से। बिजनेस इकोनॉमिक्स कंबाइन, व्यवसायिक अर्थशास्त्र किसका संयोजन है? इकोनॉमिक्स प्लस मैनेजमेंट, ये ध्यान रखो। बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, तो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, यही तुम्हारा बिजनेस होता है, यही तुम्हारा बिजनेस है। तो अर्थशास्त्र प्लस प्रबंधन, व्यवसायिक के लिए प्रबंधन है, अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र है। सीधा जब आप आंसर पढ़ोगे तुमको दिख जाएगा, यहाँ पर है इकोनॉमिक्स प्लस फिजिक्स। नो सर, नहीं हो सकता, मैथ्स हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स प्लस मैनेजमेंट दोनों के लिए बना हुआ है। यस सर। डिमांड मीन्स आ गया, लो यहाँ से टॉपिक बनते इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिमांड के एक से दो क्वेश्चन, बिना डिमांड के तो इकोनॉमिक्स हो ही नहीं सकता सर। कोई भी बच्चा, अगर आपने भी पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा तो दिमाग में सिर्फ एक ही रहता है, इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ा था हमने, ठीक है, मांग के बारे में पढ़ा था। आओ, डिमांड मीन्स, मांग का अर्थ क्या होता है? डिजायर, इच्छा। अभी बताया था तीन चीजों से बनता है। डिजायर, इच्छा, हाँ होता है। दूसरा, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस, तीन चीज मिल गया, आंख बंद करके टिक कर देना, तीन चीज तो हो गई। इच्छा होनी चाहिए, पैसा क्षमता होनी चाहिए, और भुगतान करने की, व्यय करने की तत्परता होना चाहिए। इकोनॉम जो डिमांड होता है वो कितने चीजों से बनता है? तीन चीजों से बनता है, यही वो तीनों है। आगे सर, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट्स, मांग का नियम बताता है। मांग का नियम क्या बताता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये तो एरो के हिसाब से रख दिया क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, वहां पर इंक्रीज और डिक्रीज आएगा। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, नो सर। प्राइस गिर रहा है, डिमांड भी गिर रहा है, नो सर। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, यस सर, यही होगा। पेपर में थ्योरी में आएगा सर, साइन नहीं बनाएगा। मैं थ्योरी के फॉर्म में लिखता तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। इंक्रीज इन डिमांड, सॉरी इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन डिमांड, बहुत बड़ा सा बनता है, तो मैं साइन लगा के दे देता हमको, तुमको इजी हो जाए। ये बढ़ेगा, ये कम होगा, तो डिमांड बताता है, यही लॉ ऑफ डिमांड है। नेक्स्ट सर, कुछ क्वेश्चन नंबर्स में मत जाना, लास्ट में मैंने कुछ ज्यादा ऐड करके रखा है, बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो उसको डिलीट कर दिया मैंने। आपको पढ़ाने से पहले एक बार एनालाइज करना पड़ता है सब सही है कि नहीं क्वेश्चंस, तो कुछ डिलीट किया मैंने। देखो, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारक कौन है? अभी जो चार्ट दिखाया था ना, एक होता है मेन, बाकी सब होते हैं अदर, तो कौन है, किसके कारण डिमांड डिसाइड होता है? तो देखो, प्राइस, हाँ। इनकम, हाँ, पढ़ा था चार्ट में, था थर्ड नंबर पे। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हाँ, तो डिमांड किससे बनता है? सभी चीजों से बनता है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड को कितने तरीकों से निर्धारित किया जाता है? सिर्फ प्राइस? हम पेपर में बैठेंगे ना तो सिर्फ प्राइस लिख कर आएंगे? इनकम से होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, पूरक हो गया, प्रतिस्थापन वस्तु हो गए, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, बहुत सारी चीजों से होता है डिमांड। इसलिए पहले वो चार्ट जानना जरूरी था। चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, मूल्य के कारण मांग में परिवर्तन, मतलब बोल रहा है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड तेरा कम हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो इससे क्या चाहते हो? मूवमेंट अलोंग कर्व होगा कि शिफ्टिंग अलोंग कर्व होगा कि नन ऑफ दिस होगा? इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, प्राइस है 10, डिमांड है 5। प्राइस है 5, डिमांड है 10। ठीक है, अगर मैं इसको बनाता हूं ग्राफ, यहाँ रखते हैं हम लोग क्वांटिटी, यहाँ रखता हूं मैं प्राइस, ये रखा मैंने 5,
ये रखा मैंने 10, ये 5, ये 10, ये 5 है तो ये 10 है, ये 10 है तो ये 5 है। ठीक है, शुरू में प्राइस 10 था तो डिमांड इतना था, फिर प्राइस तुम्हारा कम हो गया तो डिमांड यहां से है। तो ये जो हुआ ना सर, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आना, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आना, या इस पॉइंट से इस पॉइंट में आना, इसको शिफ्टिंग नहीं बोलते हैं, इसको मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आना, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आना, ये बढ़ गया तो ये कम हो गया, ये कम हो गया तो ये बढ़ गया, यही यही घूमते हैं, जो इसको बोलते हैं मूवमेंट। और यही डिमांड कर्व अगर तुम्हारा पूरा उठकर यहां अलग से आ जाता, उसको बोला जाता है शिफ्टिंग। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सा लाइन बताऊं, प्राइस के जो डिटरमेंट ऑफ फैक्टर थे ना, रुको वहीं लेके जाता हूं मैं। कहाँ गया, यस सर, ये देखो, प्राइस के कारण जब डिमांड बढ़ता है कम होता है, प्राइस के कारण जब डिमांड बढ़ता है कम होता है, तो उसको मूवमेंट बोल देना। प्राइस के अलावा बाकी लोगों के कारण अगर डिमांड बढ़ेगा कम होगा, अदर लोगों के कारण होगा, तो उसको शिफ्टिंग बोलते हैं। सीधा शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, ये तो बड़े बड़े लेक्चर है, 2-2 घंटे का लेक्चर हम पढ़ाते हैं 11th-12th के बच्चों को। प्राइस के कारण अगर चेंजेस आ रहा है, प्राइस के कारण प्राइस सुन लोगे ना तो मूवमेंट डाल देना, और अदर फैक्टर सुन लोगे, ये सारा नाम सुन लोगे, ये सारा का सारा नाम दोगे तो क्या सुन लेना, शिफ्टिंग। शिफ्ट मतलब आगे चल जाना। आओ क्वेश्चन दिखाऊं मैं तुमको। देखो, चेंज इन डिमांड ड्यू टू किसके कारण हो रहा है, प्राइस के कारण हो रहा है। प्राइस के कारण होगा तो क्या ऑप्शन टिक करके आना, मूवमेंट अलोंग द मांग वक्र में गति, मूवमेंट बोला जाएगा इसको। ठीक है, और अगर प्राइस की जगह क्या सुन लेते तुम, इनकम सुन लेते, टेस्ट सुन लेते, प्रेफरेंसेस सुन लेते, तो चुपचाप क्या लगा के आ जाना, शिफ्ट। बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे से। आगे चेक करते हैं। यस, शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड शिफ्ट हो गया, प्राइस के कारण नहीं होगा, अदर लोग होंगे। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड, मांग वक्र का स्थानांतरण, ट्रांसफर हो गया, मांग वक्र यहां से यहां चलेगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो क्या होगा, प्राइस के कारण, नो सर, प्राइस के कारण तो नहीं होता ये। ठीक है, इनकम, इनकम आय के कारण परिवर्तन, हाँ, सेम प्राइस, प्राइस भी नहीं हो सकता, नन तो हो नहीं सकता। मैं अभी बताया ना तुमको, थोड़े थोड़े से कुछ कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक दूंगा जो पेपर तक आपको बहुत लंबे तक काम आने वाले हैं। प्राइस के कारण चेंज होगा तो चुपचाप खोजना मूवमेंट, और प्राइस नहीं है, अदर लोग आ गए तो क्या कर लेना तुम लोग, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग किसके कारण होता है, इनकम के कारण होता है। तो फटाक से क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। डिमांड फंक्शन शोज, मांग फलन क्या दर्शाता है, डिमांड का फंक्शन मांग का फलन क्या दिखाता है, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। यस सर, 100% यही है, डिमांड का फंक्शन क्या है, प्राइस इतना है तो डिमांड इतना है, प्राइस इतना है तो डिमांड इतना है। तो प्राइस, ये जो डिमांड फंक्शन है मांग का फलन है, इन दोनों के बीच का रिलेशन दिखाता है। ठीक है, कॉस्ट नहीं दिखाता, प्रॉफिट नहीं दिखाता, ये भी नहीं दिखाता। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डिमांड इंक्लूड्स, टाइप ऑफ डिमांड इंक्लूड, मांग के प्रकार पूछे, मांग के प्रकार क्या होते हैं, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, डिराइव्ड, जॉइंट, कंपोजिट, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, सभी टाइप का डिमांड होता है। मेरा डिमांड हो गया, दो लोग का डिमांड हो गया, कंपोजिट डिमांड हो गया, जॉइंट डिमांड हो गया, एक के साथ दूसरा सामान खरीदना ही पड़ेगा, पेन खरीदोगे तो उसके साथ इंक लेना ही पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे डिमांड होते हैं। तो डिमांड के टाइप आएंगे तो ऑल ऑफ दिस, सभी डिमांड के टाइप में आ जाएंगे। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद, कहां पर मांग का नियम नहीं लगता है। तो सर मांग का नियम क्या था, लॉ ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ये नियम नहीं लगेगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड भी गिरेगा। ऐसा कैसा सर, उसी को एक्सेप्शन बोलते हैं। लॉ नहीं लगने वाला, कुछ और लगेगा, लॉ जो बोल रहा है ऐसा, लॉ बोलता है ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, बोलता है नहीं ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो वो कहाँ कहाँ होता है, तीन चीजों में होता है बेटा एक्सेप्शन, याद आ जाएगा तुमको। एक गिफिन गुड्स बोलते हैं, गिफिन गुड्स, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्ट्रिक्शन, ऐसे वस्तुएं जो समाज में तुमको अलग करती हैं, वो खरीदोगे तो तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और इरेशनल, जिसका दिमाग ठीक नहीं चलता उसके लिए दिमाग काम चल, ये लॉ लगता ही नहीं है। कैसे, गिफ इन गुड्स बोला है, गिफ इन गुड्स।
गिफिन गुड्स होता है लो क्वालिटी के घटिया किस्म की वस्तु को बोला जाता है गिफिन गुड्स। तो जब उसका प्राइस, मैं आपको समझा देता हूँ, प्राइस है 2 रुपए, उसको खरीदते हैं 20 लोग, 2 रुपए अपने आप में सस्ता है। 2 रुपए का मान लो कोई ऑयल आ रहा है या कोई सॉल्ट नमक आ रहा है, सस्ता क्वालिटी का है, खराब है। अब इसका प्राइस को गिरा दिए 50 पैसा कर दिए। पहले ही 2 रुपए का सस्ता आता था, 2 रुपए की दवाई मिलती थी, बड़ी मुश्किल से लोग खरीदते थे, और सस्ता कर दिया, अरे नुकसान हो सकता है, नहीं खरीदेगा कोई। तो प्राइस गिरेगा तो उसका डिमांड भी गिर जाएगा, तो घटिया किस्म का है और रेट गिर गया तब कौन खरीदेगा इसको। तो इसमें रूल नहीं लगता है, और भी कुछ कुछ है, बाकी अभी इस क्वेश्चन में नहीं था। 3 होते हैं एक्सेप्शन इसके, जहां पर लॉ नहीं लगता है। गिफ इन गुड्स में लॉ नहीं लगेगा। ओके, यही है। नॉर्मल गुड्स में तो लॉ लगता है बेटा, आप और मैं जो भी सामान करते हैं नॉर्मल गुड्स से, नॉर्मल गुड्स सस्ता होगा तो हम खरीदेंगे, और महंगा होगा तो हम कम खरीदेंगे। गिफ इन गुड्स सस्ता होगा तो नहीं खरीदेंगे, पहले ही सस्ता था, गिरा हुआ था, घटिया था, और नहीं खरीदेंगे, सस्ता हो जाएगा तो। इंफीरियर गुड्स, गिफ इन का भी और गिफ इन, इसमें मतलब इसको बोलते हैं गिफ इन गुड्स का भी और घटिया किस्म का है, तो बट गिफ इन को करना है तुमको, इंफीरियर। आगे चलते हैं। यस सर, ये वर्ड याद करना है आपको। अभी मैं एक लाइन बताया था तुमको, 1 सेकंड। अभी एक लाइन बताया था मैंने कि एक्सेप्शन 3 जगह, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, जिसमें ऐसा सामान जिसको तुम खरीदोगे तो समाज से तुम अलग रहोगे, मतलब ये महंगा होता है तभी इसका डिमांड होता है। जैसे कि डायमंड हो गया, या बहुत लग्जरी कार हो गई, इनका डिमांड है। इसलिए डिमांड है क्योंकि आप ऐसा सामान को खरीदोगे तो तुम सोसाइटी से अलग करोगे, अपने आप को दिखाओगे अलग। ऐसे सामान जो तुमको खरीदने से तुम सोसाइटी से अलग बन जाओगे, अपने आप को सुपीरियर दिखाओगे, उसको बोलते हैं वेबलेन वस्तुएं, वेबलेन गुड्स। प्रेस्टीज डिमांड, प्रतिष्ठा की मांग, ये सामान उन्हीं लोग खरीदते हैं जिन लोग महंगा होने पर ही खरीदेंगे, सस्ता होगा तो नहीं खरीदेंगे, और महंगा हो तो खरीदेंगे, तो इनका प्रेस्टीज बना रहता है मार्केट में। तो ऐसे वस्तुएं को बोला जाता है वेबलिन गुड्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। इंक्रीज इन इनकम, डिमांड इंक्रीज, नॉर्मल गुड्स। आय के बढ़ने से सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है, सही है कि गलत है पूछ रहा है, तो अभी तो सही है। मैं आपको बता दूं, आपकी जो सैलरी है, आपकी सैलरी अगर बढ़ जाएगी तो मार्केट से और सामान खरीदेंगे। अगर किसी की सैलरी 20,000 है, तो जितना वो राशन खरीदता होगा या जितने वो कपड़े खरीदता होगा, 25,000 या 30,000 सैलरी हो जाएगा तो और सामान खरीदेगा, और इनकम बढ़ेगा तो और सामान खरीदेगा। तो नॉर्मल गुड्स के लिए सही है। आप बोलता है इनकम अगर बढ़ेगा तो तेरा डिमांड भी बढ़ेगा। ऑफकोर्स सर, हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा डिमांड भी तो बढ़ेगा, सही बता रहे हैं। 38 को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, क्या था इसको क्लास में। देखिए, अगर मैं किसी गुड्स का प्राइस रखता हूँ, अच्छा ये गुड्स का नाम भी बताता हूँ, रोड के किनारे जो मिलने वाले जो हल्के सस्ते कपड़े होते हैं जिसकी क्वालिटी थोड़ी खराब होती है, मैं उसकी बात करता हूँ। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, तो अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। किसी कपड़े का कीमत है 500 रुपीज, जो रोड के किनारे चीप क्वालिटी का सस्ता मिलता है, एंड उसको आप खरीदते हैं 2। ठीक है, उस समय आपका इनकम चल रहा था 5,000। ओके सर, जब आपका इनकम 5,000 था, तो अब रोड के किनारे वाला 500 वाला सस्ता कपड़ा 2 क्वांटिटी खरीदते थे। ठीक, अब मैं बोला कि आपका इनकम हो गया 20,000, आपका कमाई बढ़ गया, 20,000 हो गया, एंड उसका प्राइस अभी भी 500 ही चल रहा है, जो रोड के किनारे का कपड़ा है। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारा इनकम बढ़ गया तो क्या तुम अभी भी ये लो क्वालिटी का सामान, सस्ता सामान, चीप क्वालिटी का सामान और खरीदोगे? तुम्हारा इनकम बढ़ गया है, तुम्हारा इनकम बढ़ गया है, इनकम बढ़ गया है, तो क्या तुम ये चीप क्वालिटी वाला सामान खरीदोगे? नो सर, इसको मैं नहीं खरीदूंगा। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका इनकम बढ़ जाता है, अगर आपका इनकम बढ़ जाता है, तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, जो रेगुलर गुड्स होता है उसका तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन जो इंफीरियर चीप क्वालिटी का घटिया किस्म का वस्तु होता है उसका डिमांड गिर जाएगा। अगर आपका इनकम बढ़ता है, अगर आपका इनकम बढ़ता है, तो नॉर्मल इनकम बढ़ा, नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इनकम बढ़ा, इंफीरियर गुड्स, घटिया किस्म की वस्तु का डिमांड कम हो जाएगा। पढ़ो क्या लिखा है, डिक्रीज इन इनकम, इनकम कम हो गया, अब ये उल्टा कंडीशन दे रहा है, इनकम कम हो गया, इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा बताओ? तुम्हारी कमाई गिर गई, 5,000 कमाते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 1,000 का सैलरी हो गया तुम्हारा, तो इंफीरियर गुड्स तो मैं खरीदूंगा ज्यादा। तो अगर मेरा इनकम हो गया कम, इनकम हो गया कम, इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक रिलेशन भी याद दिला देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन में जाऊंगा मैं। इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ, इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ
इनकम का, आय का सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम का इंफीरियर गुड्स के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। मतलब अगर इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होगा, और अगर इनकम कम हो जाएगा, तुम्हारी कमाई गिर गई, तो फिर तो सस्ता सामान ही खरीदना पड़ेगा। सर सैलरी पूरा गिर गया मेरा। तो ये क्वेश्चन ही बता रहा था कि डिक्रीज इन इनकम, अगर आपका इनकम कम हो गया तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। यस सर। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, हम सभी बच्चों को पता होगा बेटा। सब्स्टिट्यूट, इसके जगह पर वो, चाय के जगह पर कॉफी, स्प्राइट के जगह पर कोल्ड ड्रिंक हो गया, बॉल पेन के जगह पर इंक पेन हो गया, ये मोबाइल कंपनी के जगह वो मोबाइल कंपनी हो गया, ये कंपनी के कार के जगह दूसरा। तो इसके जगह पर मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं तो कोई और टीचर का तुम पढ़ रहे होगे, वो टीचर का नहीं पढ़ रहे हो तो मेरा पढ़ रहे होगे। तो भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसके जगह पर प्रतिस्थापन वस्तु, चाय और कॉफी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाले। एक बेसिक के लिए रख दिया था मैंने। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है ये सामान रहेगा तो ये भी सामान रहेगा, दोनों को साथ में यूज किया जाता है। गाड़ी और पेट्रोल, बिना गाड़ी के पेट्रोल काम नहीं आएगा, सिर्फ पेट्रोल लेके चल रहा तो भी नहीं चलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों साथ में चलेगा। ये बोर्ड है और ये कैमरा है, दोनों साथ में है। सिर्फ कैमरा होगा तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ बोर्ड होगा तो काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ा नहीं सकते, आपको पढ़ाने के लिए बोर्ड भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों साथ में चाहिए सर। तो कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, 41 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखिए क्या है। डिमांड कर्व स्लोप इज, डिमांड मांग वक्र का, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब पूरक वस्तुएं, लिखा हुआ था, आप हिंदी मीडियम वाले जो भी हो पीडीएफ से पढ़ लेना, लिखा हुआ है। डिमांड कर्व स्लोप इज, मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, डिमांड कर्व कैसा होता है। मैं आपको बता दूं बेटा, डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से होता है। ये डिमांड कर्व है, पढ़ा होगा आपने डिमांड कर्व, ठीक है। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, ऊपर से नीचे झुका हुआ, ऊपर से नीचे आता है। तो देखो पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव किसको बोलते हैं सर, पॉजिटिव इसको बोलते हैं भाई। पॉजिटिव जो होता है ये ऊपर की तरफ होता है, और डिमांड कर्व ऐसे नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव किस में होता है, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा मैं एक लेक्चर, उसमें पढ़ने मिलेगा। सप्लाई, सप्लाई कर्व होता है पॉजिटिव, पूर्ति वक्र होता है पॉजिटिव। डिमांड वक्र होता है नेगेटिव, उसका भी एक अच्छा रीजन दूंगा। डिमांड वक्र होता है नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब यही क्वेश्चन के साथ में चार कॉन्सेप्ट बताता हूँ। डिमांड कर्व होता है नेगेटिव, ऊपर से नीचे की ओर। नेगेटिव को और बोला जाता है कॉन्वेक्स उत्तल, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ झुका हुआ होता है। डिमांड करो, डिमांड कर्व क्या होता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे गिरा हुआ, ऊपर से नीचे गिरा गिरता हुआ को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, नेगेटिव, और इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स उत्तल। सर आगे चल के कोई भी तुमको इकोनॉमिक्स का टॉपिक, अभी जो जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियो में भी, इसमें तो 50 क्वेश्चन के आसपास डिस्कशन होगा। एक टॉपिक बताता हूँ जो हर जगह काम आएगा। कोई कर्व नीचे क्यों आता है और कोई कर्व ऊपर क्यों आता है, उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है हर चैप्टर में बेटा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी कर्व के पीछे डेफिनेशन है कि वो नीचे आ रहा है, माइनस में, नेगेटिव कर्व है, ऋणात्मक कर्व, उसका एक रीजन होता है, उसके पीछे एक आइटम बढ़ रहे होंगे और एक आइटम गिर रहे होंगे। किसी एक में बढ़ रहा होगा, किसी एक में कम हो रहा होगा। जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है। जिसमें भी ऐसे इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है, जिसमें भी इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है, उसमें डिमांड कर्व या कोई भी कर्व होगा वो नीचे गिरता हुआ ही होगा। जब आप किसी कर्व का, किसी वक्र का आप विश्लेषण कर रहे होगे, डिस्कशन कर रहे होगे, तो उसके पीछे चेक करना कि एक आइटम बढ़ रहा है, एक आइटम कम हो रहा है, तो उसको ऋणात्मक वक्र ही आएगा, ऊपर से नीचे ही आएगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, अगर ऐसा हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, जो सप्लाई में होगा। सप्लाई कैसा होता है, प्राइस बढ़ते जाएगा, सप्लाई बढ़ते जाएगा, प्राइस कम होते जाएगा, सप्लाई कम होते जाएगा, तो उसमें पॉजिटिव ऊपर की तरफ मिलता है। आगे पढ़ने को मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, पिछला 41 ही था। यस सर 41 ही था। नेक्स्ट चेक करो। चेंज इन टेस्ट लीड टू, रुचि में परिवर्तन से क्या होता है, अगर आपका टेस्ट चेंज हो गया, जैसे कोई सामान आपको पसंद, खाने वाले नहीं, पसंद वाला टेस्ट है, अगर आपकी रुचि, आपका टेस्ट चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखो आपने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें मैं बहुत सारे फैक्टर्स बताया था। एक प्राइस होता है,
प्राइस के अलावा किसी के कारण भी चेंज आएगा, प्राइस के अलावा, कीमत के अलावा किसी भी चेंजेस में चेंज आएगा तो उसको शिफ्ट में डाला जाता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? शिफ्ट, मूवमेंट नहीं हो सकता। अगला, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मींस मांग का विस्तार, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड, मांग का विस्तार क्या कहलाता है? इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन अ प्राइस। ठीक है सर, सुनो, ये आप एक कर्व देखो, ये ग्राफ देखो आप, पहले यहां पर डिमांड था, पहले यहां पर डिमांड था, अब यहां चले गया, तो इसको बढ़ना बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, यहां से अगर यहां आ गया, पहले यहां था डिमांड, यहां आ गया, अगर कुछ गलत हुआ तो ध्यान देंगे, यहां से डिमांड यहां आया, पहले था आपका कीमत, प्राइस था आपका 5 रुपए, उसका डिमांड था 10, अब प्राइस हो गया 2, तो डिमांड हो गया तुम्हारा 20, बढ़ गया। तो एक्सटेंशन, अगर यहाँ से यहाँ डिमांड आता है, यहाँ से यहाँ डिमांड आता है, तो उसका रीजन प्राइस होता है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन, एक्सटेंशन, विस्तार और संकुचन, ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रेक्शन, एक्सटेंशन, विस्तार, संकुचन, इसका पीछे का रीजन प्राइस है, कीमत के कारण ये होता है सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ गया, मांग का विस्तार का मतलब बढ़ गया, किसके कारण? कीमत गिरने के कारण। अगला क्वेश्चन चेक करें। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन, अभी बोला कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, कम होने के पीछे का भी कारण क्या होता है? प्राइस बढ़ गया और डिमांड कम हो गया। अभी बताया, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं विस्तार, एक्सटेंशन। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, मांग का संकुचन। डिमांड शेड्यूल शो करता है, शेड्यूल क्या दिखाता है, अनुसूची क्या दिखाता है, सारे डेटा दिखा देते हैं मांग के। तो देखो, क्या रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कॉस्ट नहीं हो सकता, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, कितने सारे प्राइस हैं, कितने सारे डिमांड है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और यहाँ पर क्वांटिटी लिख देता हूँ मैं 10 है, तो यहाँ पर रख लेता हूँ मैं 40, यहाँ पर 20 रख लेता हूँ, यहाँ पर 10 रख लेता हूँ, 5, इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। जितने सारे प्राइस होंगे और जितने सारे क्वांटिटी होंगे, उसका टेबल को बोलते हैं शेड्यूल, अनुसूची। डिमांड कर्व इज जनरली, मांग वक्र सामान्यता कैसा होता है? फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होता है ना, अभी तो बताए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे गिरा हुआ होता है। ठीक है, डाउनवर्ड। एक सेकंड, चेक, नेक्स्ट। यस सर, क्या कहता है? विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिमांड, इसमें से कौन सा फैक्टर है जिससे डिमांड को फर्क नहीं पड़ता? आपने एक चार्ट पढ़ा था, बहुत सारे फैक्टर है जिससे डिमांड को फर्क पड़ता है, तो किससे फर्क नहीं पड़ता? इनकम, हाँ फर्क पड़ेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पड़ेगा, क्लाइमेट पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पड़ेगा। सर ये क्लाइमेट से कैसे पड़ेगा? देखो, आने वाले समय में बरसात आएगा, तो बहुत सारा ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, तो डिमांड आज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्लाइमेट से फर्क पड़ता है ना। क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो डिमांड ज्यादा आएगा, क्लाइमेट खराब है डिमांड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन की लागत, का मतलब होता है, आपको बता दूं मैं, आपने सुना होगा लैंड, भूमि के बदले आपको देना पड़ता है रेंट, लेबर को देना पड़ता है वेजेस, कैपिटल पूंजी लगाओगे, उसके बदले आपको देना पड़ता है ब्याज, इंटरेस्ट, इनसे फर्क नहीं पड़ता डिमांड को। डिमांड को इनकम से फर्क पड़ेगा, हाँ आगे मेरा इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा। टेस्ट, टेस्ट मतलब वो सामान पसंद है तो उसका डिमांड बढ़ा बढ़ा रहेगा। क्लाइमेट, आगे चल के क्लाइमेट चेंज होने वाला तो डिमांड आज ही बढ़ जाएगा, या डिमांड आज कम हो जाएगा, आगे चल के सस्ता होने वाला होगा। लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, ये रेंट, वेजेस, इनसे फर्क नहीं पड़ता सर, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, ध्यान देना। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इंक्रीज विद विलासिता की वस्तुएं, डिमांड फॉर लग्जरी गुड, लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ता है, इंक्रीज, विलासिता की वस्तुएं बढ़ती हैं। फॉल इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। देखो, आपको, आप खुद बताओ, अगर आपको लग्जरी आइटम चाहिए, विलासिता की वस्तु, लग्जरी आइटम चाहिए, तो डिमांड करोगे सर, जब ना मेरा क्या बढ़ेगा सर? इनकम। जब आपका इनकम ज्यादा होगा तभी तो आपको लग्जरी चाहिए, जब आपका इनकम कम रहेगा तो आपको लग्जरी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो आंसर डायरेक्ट दिखता है इसका। गुड्स यूज टुगेदर आर कॉल्ड, ऐसे वस्तुएं जो साथ में यूज किए जाते हैं, गुड्स यूज टुगेदर आर कॉल्ड, साथ में उपयोग होने वाले वस्तुओं को क्या कहते हैं? जो एक साथ उपयोग होती है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसके जगह पर। और अभी अभी सीखा है, जब दो वस्तु एक साथ यूज होती है, कार भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, पेन भी चाहिए, इंक भी चाहिए, दोनों साथ में चाहिए, कैमरा भी चाहिए, बोर्ड भी चाहिए, तो ऐसे जो साथ में चलता है उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? पूरक वस्तु है, पूरक वस्तु जो साथ में उपयोग होती है। नेक्स्ट सर,
हम्म ये तो बेसिक है सर। अभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इकोनॉमिक्स में, तो शुरुआत है। मैंने बस 50 क्वेश्चन लाए, एक टच आ जाए, एक फ्लो मिल जाए तुमको, तब समझोगे। सीधा मैं हाई लेवल के एडवांस क्वेश्चन, अकाउंट में भी मैंने हाई लेवल नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट रखा है। अब अकाउंट में भी मुझे अच्छे अच्छे हाई क्वेश्चन लाने हैं, और तुमको इकोनॉमिक्स में भी हाई क्वेश्चन लेकर आना है। तो पढ़ो क्या लिखा है। टी एंड कॉफी आर द एग्जाम्पल ऑफ, अभी पढ़ा था, चाय और कॉफी एक दूसरे के क्या है, या तो चाय या तो कॉफी, दोनों तो मैं नहीं पीता। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं। डिमांड अफेक्टेड बाय फैशन, कहाँ गया, यस, डिमांड अफेक्टेड बाय फैशन इज रिलेटेड टू, फैशन से प्रभावित मांग संबंधित है। टेस्ट, फैशन का मतलब होता है पसंद है मुझे। फैशन जैसे चेंज हो गया फैशन, तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब वो फैशन ही बंद हो गया तो हम वैसे वाला कपड़ा ही नहीं पहनते। समझ रहे हैं, अगर फैशन ही चेंज हो गया तब उसका डिमांड पूरा गिर जाएगा। नया फैशन है तो डिमांड, तो वो आपको पसंद है सर। इसी को बोला जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि व पसंद को क्या बोला जाता है, फैशन। फैशन के कारण जो आता है, कॉस्ट सप्लाई तो नहीं कोई आंसर होता है। अगला, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस रेस, अगर भविष्य में, फ्यूचर में कीमत बढ़ने वाला है, कल से 5 रुपए पेट्रोल बढ़ जाएगा, तो आज रात के पेट्रोल पंप में लाइन लग जाता है। जैसे आज ही आप इतने सारे टंकियां भर लेंगे अपने घर की, भैया कल से 2 रुपए बढ़ेगा, 50 पैसा बढ़ेगा, 1 रुपया बढ़ेगा, कल से आज ही रात के 12 बजे तक पेट्रोल में लाइन लग जाता है। तो बोल रहा है कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का चांस है तो आज क्या होगा। तो यहाँ पर दिया प्रेजेंट डिमांड इंक्रीज, वर्तमान मांग में बढ़ जाएगा। कल चल, मैं बोला कि कल से पेट्रोल 2 रुपए महंगा होने वाला है, आज रात के देख लेना कंडीशन, 12 बजे के आसपास पूरे के पूरे पेट्रोल पंप में 2 रुपए बचाने के लिए इतना समय लगा लेते हैं लोग। एनीवेज, तो फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ेगा तो आज का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, प्रेजेंट डिमांड इंक्रीज अपने आप। ठीक है, आगे चेक करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है सर, ये बेसिक्स क्रिएट करवा रहा हूँ मैं आपका। वंस एक बार बेस मिल जाएगा तब मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच निकालना, उसका फॉर्मूला होता है वो वाला सिखाएंगे हमको। यूटिलिटी चैप्टर एक होता है, उपयोगिता, वहां पर क्वेश्चन बनता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, स्थिर लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत क्या है, ये सारा के सारे के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। टीसी, एमपीसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल भी बनते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो मैं सारा का सारा कवर करने की कोशिश करूंगा जितना तुम सीख पाए। देखें अगला क्वेश्चन, 53। सर 50 क्वेश्चन बोले थे, 53 आएगा। 2-3 क्वेश्चन कुछ अननेसेसरी होता करके मैंने 2-3 एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ है। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड, इंफीरियर गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं, हीन वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स जिनका मांग इंक्रीज विद इनकम, डिक्रीज विद इनकम। आप बताओ ना, अभी तो पढ़ा था हमने, इंफीरियर गुड्स तुम कम मांगोगे, घटिया किस्म की वस्तुएं तुम कम मांगोगे जब आपका इनकम कम हो जाए, और जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तो इंफीरियर गुड्स आपको चाहिए नहीं। तो मेरा इनकम कम हो जाएगा, इनकम आय घट जाता है, तब मांगा जाता है। एंड लास्ट है, डिमांड कर्व शिफ्ट राइट व्हेन, डिमांड कर्व कब आगे जाएगा, इधर लोगों के कारण जाएगा। डिमांड कर्व, ये जो डिमांड कर्व है ये आगे कब जाएगा, शिफ्ट कब होगा, प्राइस के कारण नहीं होगा, अदर फैक्टर। तो आप पढ़ के देखते हैं। डिमांड इंक्रीज, अच्छा ये तो सीधा ही आंसर बोलते हैं, डिमांड कर्व शिफ्ट राइट। राइट का मतलब आगे, आगे बढ़ता है, आगे कब बढ़ता है, दाई ओर कब बढ़ता है, जब वो बढ़ जाएगा। मतलब इससे डिमांड करो, बैकवर्ड कब आएगा, बैकवर्ड कब आएगा, जब डिमांड कम हो जाएगा, मांग कम होगा तो बैकवर्ड, और मांग डिमांड बढ़ेगा तो फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है सर, डन। तो मैंने कुछ 50 बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए बना के रखे थे। इन बेसिक क्वेश्चंस को आप जल्दी से रिवाइज कर लो, एक एक ही दिन बस पढ़ना रहता है, इसको ज्यादा लिखना भी नहीं रहता। ये दिमाग में बस आपको रखना है। इतने सारे टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स में भी जो कवर करना इम्पॉसिबल होगा, बट मैं कुछ अच्छे बेसिक बेसिक निकाल कर रखा हूँ। जो भी हम सीए सीएमए को पढ़ाते हैं उसमें कुछ अच्छे टिपिकल टॉपिक निकलते हैं इकोनॉमिक्स के, तो वो सारे का सारा मैं आपके सामने डिस्कशन किया। अभी तो शुरुआत का 2 चैप्टर है, और भी अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स आएंगे। आप अकाउंट के जो 100 क्वेश्चन है उसको जरूर प्रैक्टिस करें, इकोनॉमिक्स के जो 50 क्वेश्चन है उसको जरूर प्रैक्टिस करें। आने वाली वीडियो में मैं अकाउंट्स के कुछ अच्छे चैप्टर जिसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अभी तो जो लास्ट जो अकाउंट का था वो आपका थ्योरी बेस्ड था, इकोनॉमिक्स भी जो आपका थ्योरी बेस्ड था। इकोनॉमिक्स में भी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, और अकाउंट के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा आने वाले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आता है,
अच्छा लगता है मेरा टीचिंग स्टाइल या फिर आपको चीज़ें समझ में आती है तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट करके कुछ सजेशन दो और कौन-कौन से वीडियो के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए तैयारी करूँगा। तो ऑल द बेस्ट बेटा, सभी अच्छे से तैयारी करें, बहुत कम समय बचा है, जितना जल्दी-जल्दी आप चीज़ों को पढ़ोगे तो 2 से 3 बार रिवाइज़ करने मिलेगा, तो वीडियोज़ को 1-2 बार अगर और देख लेते हो, तो आपको रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। देन एमसीक्यू को आप देखते साथ डिसाइड कर पाओगे कि यस इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। सो ऑल द बेस्ट बेटा।